सीएमई एजुकेशन और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैट्रिक्स, जो आपके गेट के प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आते रहते हैं। और इस टॉपिक का नाम है, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं आपको मैं बता दूं अभी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। अगर वो क्वेश्चन आप समझ गए तो ये पूरा आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो टॉपिक है आपका मस्त हो जाएगा और आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसका जो डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ हूं, if the transpose of the matrix is equal to the inverse of that matrix, then the matrix is referred as orthogonal matrix। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब ये जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है एक टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे यहाँ पे तो भाई आपको तो पता है ना कि जब हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो ये सब मैट्रिक्स किसके लिए फाइंड करते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज रिफर्ड एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं ट्रांसपोज की बात करता हूं तो ट्रांसपोज जो है वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनवर्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होता है। और इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इसको मैथमेटिकली यहाँ पे लिखता हूं सो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स। ये देखो यहाँ पे, ये एक मेरे पास हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन। ठीक, अगर मैं इस डेफिनेशन को और आगे बढ़ाता हूं तो मैं इसको A इनवर्स का जो पार्ट है जो राइट हैंड साइड पे, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास A इंटू A ट्रांसपोज। और यहाँ पे क्या बच रहा है? 1। और 1 को मैट्रिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं अपन? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज आई। तो ये एक पार्ट हो गया एक और डेफिनेशन का, किसके लिए मेरे पास? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, सो ये हो गया मेरे पास A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स और A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I। यहां तक आपको पता चल रहा है? अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगर मैंने बोथ द साइड यहाँ पे डिटरमिनेंट लिया, बोथ द साइड यहाँ पे डिटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा मेरे पास A इंटू A ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू I और ये इसका डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवा देता हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट होता है 1, और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे कि जब भी अपन किसी मैट्रिक्स है यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालते हैं ए बी, तो ये होता है इंडिविजुअल मैट्रिक्स जो होते हैं ए एंड बी उसके डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट। तो ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाली है। ये प्रॉपर्टी आप लोग अपने कॉपी में बिल्कुल अच्छे फॉर्म में नोट कर लो, बॉक्स बना के। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा मेरे पास ए, और ये हो जाएगा मेरे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आई का जो है, आई का डिटरमिनेंट कितना होता है? 1। तो ये एक और डेफिनेशन होता है कि ए और मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होना चाहिए 1। किसके लिए? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ डेफिनेशंस यहाँ पे मिलते जा रहे हैं, आप अपने कॉपी में नोट करते जाओ इसको। ठीक है, चलो अब इसके अगर अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then A transpose and A inverse, then A transpose and A inverse are also orthogonal matrix, are also orthogonal matrix। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे लिख रहा हूं मैं, if A and B, if A and B, मैं यहां पे लिख रहा हूं if matrices A and B are orthogonal, then multiplication of AB, ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ AB ये भी अपने आप में यहाँ पे is also be orthogonal। तो ये आप अपने कॉपी में नोट करते आएंगे, is also be orthogonal मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है प्रोवाइडेड, यहां पे देखो कंडीशन में क्या लिख रहा हूं, प्रोवाइडेड
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। तो ये होता है मेरे पास किसके लिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, जहां पे अगर ए मेरे पास है वो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स भी उसके ऑर्थोगोनल होंगे। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और वो दोनों के दोनों मैट्रिक्स अपने आप में ऑर्थोगोनल है तो उसका मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल हो रहा है तो वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को फॉर्म करेगा, मतलब यहाँ पे हो गया ए बी। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होता है, ये कैसे देखते हैं हम लोग भाई, क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल होते हैं तभी वो दोनों मैट्रिक्स के बीच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? तो ये वही चीज लिखी हुई यहाँ पे कि प्रोवाइडेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। और थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कि जो डिटरमिनेंट होता है, क्या लिख रहा हूं देखो यहाँ पे मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आइदर +1 और -1। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए जो है, अगर ये मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इस केस में इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो इज इक्वल टू होगा प्लस और -1। तो इतनी सारे पॉइंट्स आपको ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पता होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो आपको मैं बोलूं कि सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, आप वो बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I, और A जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये याद रखते हो ना तो आपको ये तो आसानी से निकाल सकते हो। तो आप कोई भी एक चीज भी याद रखोगे तो चलेगा। तो ये आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, सेकंड नंबर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, सो चलो इसका जो कॉन्सेप्ट है अपन इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे वो हम लोग डील करेंगे। ठीक है, सो आप लोग इसको आराम से नोट कर लो, मैं क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। ठीक, सो चलो इस क्वेश्चन का अपन डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं और लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कंसीडर अ मैट्रिक्स M 3/5 4/5 x 3/5, और उसमें लिखा हुआ है द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये कुछ लाइन से आपको जाना पहचाना सा लग रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। और इस लाइन को अगर अपन देखते हैं तो भाई ये तो यार अपने पास पता है ना क्या होता है ये। अगर मैं इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखता हूं तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से आपको दिखेगा कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स है। और इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो M के फॉर्म में गिवन है। सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन वी कैन राइट M इनवर्स इज इक्वल टू M, ये ट्रांसपोज, ऐसा कुछ मेरे पास गिवन है। ठीक, चलो इसको पहले लिखते हैं, ट्रांसपोज आपको पहले गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, ये M ट्रांसपोज इक्वल टू M इनवर्स, और इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक काम करते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड जो पॉइंट्स अपन पढ़े हैं उसको लिख लेते हैं, बहुत सारा लिखे हैं। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास M इनवर्स, ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा M इंटू M ट्रांसपोज इक्वल टू I, ये एक फॉर्म हो गया। और दूसरा फॉर्म मेरे पास होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आइदर प्लस और -1। क्या आपको ये पता है क्या? बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया, इसी वीडियो में बताया आपको। अब चलो क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। तो आपको यहाँ पे लिखा आपने कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आपको ये पता चल गया है। ठीक, एक बात बताओ, इन तीनों केस में आपको आसान ज्यादा क्या लग रहा है? आपको आसान क्या लग रहा है यहाँ पे कि सर आप एक काम करिए ना, ये 2x2 का मेरे पास मैट्रिक्स है और 2x2 मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल देते हैं और उसको +-1 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर के जो दो पॉइंट्स गिवन है उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको एक बार ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और एक बार उसका इनवर्स लेना पड़ेगा। तो सर मैं ये समझ सकता हूँ क्या कि वहां पे आपको हमेशा इसको यूज करना है क्या? क्या हम लोग इसे ही याद रखें बस? नहीं यार, आपको दोनों याद होना चाहिए, आपको एक्चुअल में सभी याद होना चाहिए। बस मैं कौन सा यूज करना है, किस पर्टिकुलर टाइम पे, किस क्वेश्चन पे,
वो आपको समझ में आना चाहिए। क्या आप समझे इस बात को? ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल के प्लस और माइनस 1 करता हूं तो देखो इसका डिटरमिनेंट इसका निकाल के इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं तो प्लस माइनस 1 पुट करते हैं तो ये हो गया 3/5 4/5 x 3/5। ठीक है। अब जैसे मैं इसको डिटरमिनेंट निकाला तो ये हो गया मेरे पास प्लस और माइनस 1 तो ये हो गया 9/25 माइनस 4x/5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है? सो इसका हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं और डिटरमिनेंट को प्लस और माइनस 1 तो करना ही है क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब सर यहाँ पे तो इक्वेशन आपको मिल गया है, अब आप क्या करेंगे? सर यहाँ पे तो अपने पास प्लस और माइनस दोनों साइन है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अभी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे समझ में नहीं आ रहा? कुछ नहीं यार, एक बार क्या करो कि एक बार आप प्लस एज्यूम कर लो और एक बार माइनस एज्यूम कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा x की वैल्यू के लिए वो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। तो अगर मैंने यहाँ पे चलो प्लस लिया तो प्लस केस में 9/25 माइनस 4x/5 इज इक्वल टू प्लस 1। ठीक है। सो ये हो गया मेरे पास 9/25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4x/5। इसको मैंने अगर सॉल्व किया तो आपको मिलेगा माइनस 16/25 इज इक्वल टू 4x/5। तो x की वैल्यू मेरे पास मिल गई यहाँ पे माइनस 4/5। ये देख लो x की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अगर अपन माइनस साइन को यहाँ पे लेते हैं तो माइनस साइन के लेने से क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो अगर मैंने लिया यहाँ पे 9/25, ठीक है, माइनस 4x/5 इज इक्वल टू माइनस 1। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 9/25 प्लस 1 इज इक्वल टू 4x/5। तो 25 और 9 कितने हो गए मेरे पास? 34। ठीक है। सो ये हो गया मेरे पास 34/25 इज इक्वल टू 4x/5। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या मिल रही है? ये मिलेगी यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये बचा नीचे में 5। ओके। और यहाँ पे आ गया 34/4 मतलब 17 ये हो गया 10। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब आप चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन x की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर आप ऑप्शन को देख रहे हो तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन सी यहाँ पे। सर तो उस वैल्यू को क्या करें हम लोग 17/10 का? अरे कुछ नहीं है, अगर ऑप्शन में 17/10 भी होता तो भी वो आंसर बनता। तो x की यहाँ पे ऐसी दो वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए ये मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो आराम से इसको आप नोट करो। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसके बाद एक और क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो आप इसको आराम से नोट कर लो। ठीक है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ लेट a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 4/9 8/9 8/9 4/9 1/9 अल्फा/9 माइनस 7/9 बीटा/9 और लिखा हुआ है फॉर सम अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू R। मतलब अल्फा वैल्यू की जो है, अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है वो रियल नंबर्स में, और उसी के लिए अगर a ऑर्थोगोनल हो गया तो ऐसी अल्फा और बीटा की आपको ऐसी कौन सी वैल्यू चूज करनी है जिसके लिए ये मैट्रिक्स जो a है वो ऑर्थोगोनल बन जाए। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इतना चीज? ठीक है। अगर मैं इसका डिस्कशन स्टार्ट करूं तो सबसे पहली बात की क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले से कि जो मैट्रिक्स A है वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है। ये मेरे पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। भाई हम लोग जानते हैं ना कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं? A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स, सबसे पहला तो ये। उसके बाद अगर बात करूं मैं तो ये होता है A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I, ये एक और चीज। और थर्ड पार्ट की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है प्लस और माइनस 1। तो ये तीन चीज आपको ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, अब इस क्वेश्चन को आपको देख के लग रहा है कि 3x3 का मैट्रिक्स है, तो मैं वही बोल रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप इस मैट्रिक्स में कौन सा प्रॉपर्टी यहां पे यूज करेंगे। सो अगर मैं आपको बोलूं या आप अगर माइंड में आप सोच रहे होंगे तो सर यहां पे इसका ट्रांसपोज निकालना तो ठीक है, इसका इनवर्स निकालने में आपकी हालत खराब हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? आप यहाँ पे क्या करो कि आप इसका डिटरमिनेंट ही ले लो और डिटरमिनेंट को उठाओ और डायरेक्ट यहाँ पे अपन पुट करेंगे प्लस और माइनस 1। क्या ये ठीक है? आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक। और दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो कि सर ये भी तो है ना अपने पास कि A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, ये भी तो अपने पास एक फॉर्म है, तो ये भी फॉर्म अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दोनों में से मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया था
कि लास्ट क्वेश्चन में डिटरमिनेंट जो लिए थे हम लोग इक्वल टू प्लस और माइनस 1 पुट किए थे, तो वहां पे x की वैल्यू आई थी -4/5 और 17/10। ठीक है, तो मैंने लास्ट वाला ये जो केस है उसको यूज करके आपको बता दिया है। अब एक काम करते हैं ना, अब ये सेकंड वाला केस यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट अपन निकाल ऑलरेडी चुके यहाँ पे, और A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स, इसको आप फाइंड करोगे तो A इनवर्स फाइंड करने में आपकी हालत खराब हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सेकंड केस बताने वाला हूं, और सेकंड केस यहाँ पे है A ट्रांसपोज इक्वल टू I। ये मेरे पास देख लो, यहाँ पे मेरे पास ये मैट्रिक्स A गिवन है। अगर ये मैट्रिक्स को मैं लिखता हूं तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं 1/9, ठीक है, -4/9, ये हो गया 8/9, ठीक है, 8/9, 4/9, 1/9, ये हो गया अल्फा/9, -7/9, बीटा/9। तो ये हो गया मेरे पास मैट्रिक्स A, और इसी मैट्रिक्स का यहाँ पे ट्रांसपोज भी लेना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज हो गया 1/9 -4/9, ठीक है, ये पार्ट। अब इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो जो यहाँ पे रो में होने वाला है वो कॉलम बनेंगे। तो यहाँ पे हो गया 1/9 -4/9, ये हो गया 8/9। समझ में आ रही है? और उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा 4/9, 8/9 ये, और 1/9। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास अल्फा/9 -7/9 और बीटा/9। तो थर्ड रो का वो थर्ड कॉलम बन रहा है, और एक इसके इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3, 1 0 0 0 1 0 0 0, और ये लास्ट में 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो, आप जैसा देख पा रहे होंगे पूरे मैट्रिक्स में ना, पूरे मैट्रिक्स का जो हर एक एलिमेंट है उसके एलिमेंट में 1/9 जो है वो हर एक एलिमेंट में है। अगर मैं वो 1/9 को कॉमन निकाल लूं तो ज्यादा आसान आपको दिखेगा ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो कॉमन निकाल रहा हूं। अगर मैंने 1/9 यहां से कॉमन निकाला फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से, तो आपको 1/9 दिखेगा। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाले मैट्रिक्स से भी 1/9 निकाल लूं तो ये कितना दिखेगा? 1/9। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो अगर इसको मैं देख रहा हूं 1 -4 8, ठीक है, 8 4 1, अल्फा -7 और बीटा। बड़े आराम से करना है आपने को। इसको देखो यहाँ पे, अगर इसको आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, ये 8, ये अल्फा -4 4 -7, ये 8 1 और बीटा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इसको अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तैयार करना है, तो 1 1 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हो गया मेरे पास। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/81। ठीक है, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, सो ये हो गया 1 × 1, ये 1, और -4 कितना हुआ मेरे पास? 16, तो ये हो गया 1 और ये 16 17। ठीक, देखो यहाँ पे मैं लिख पा रहा हूं, सो 1 + 16 + 8 × 8 64। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पे आपको दिखेगा -4। ठीक, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड वाले कॉलम के साथ। ठीक है, सो ये हो गया मेरे पास 8, ठीक है, -16 और उसके बाद +8, ये देख लो यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया अल्फा माइनस, और ये हो जाएगा +28, ये देख लो, ये अल्फा और +28 और +8 बीटा। समझ में आ रहा है ये चीज? और ये मल्टीप्लाई हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं फॉर्म। सेकेंड वाला मेरे पास है 8 × 1, ये हो गया 8, और -4 × -4 -16, और ये हो गया मेरे पास +8। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया 64 + 16 + 1। ठीक है, नेक्स्ट 8 × अल्फा, ये 8 अल्फा। ठीक, उसके बाद -28, उसके बाद ये प्लस बीटा। अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं फटाफट यहाँ पे। नेक्स्ट ये हो गया मेरे पास अल्फा +28, ठीक है, और +8 बीटा। नेक्स्ट यहाँ पे 8 अल्फा -28 प्लस बीटा। ठीक, आगे देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर +49, ठीक है, और प्लस बीटा स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये अगर मैं दोनों कंपेयर करता तो आपको क्या क्या चीजें देखने मिल रही है वो देखो यहाँ पे। सबसे पहले देखो 16 और ये 1 17 + 64 81,
ये 81 है, और ध्यान रखना कि आप इसको भूलना नहीं है आपको, 1/81 भी है अपने पास, तो 81 डिवाइड बाई 81 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 1 मिल रहा है आपको, तो सब कुछ बराबर है। अब यहां देखो नेक्स्ट 8 और 8 16, 16 माइनस 16 खत्म, 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूं तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है वो लिख लेते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे नोट कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे अल्फा प्लस 28 प्लस 8 बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, और ये इक्वल टू कितना मिल रहा है अपने को, ये मेरे पास डिवाइड बाई 81 है, ध्यान रखना इसको, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास अल्फा प्लस 28 प्लस 8 बीटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पे है। और सेकेंड थिंग, अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो और क्या कंपेयर कर सकते हो, ये देख लो यहाँ पे, अगर मैं इसको ले लूं यहाँ पे दिस वन, ये वाले पार्ट को, तो ये हो गया मेरे पास 8 अल्फा माइनस 28 प्लस बीटा डिवाइड बाई 81 इज इक्वल टू 0। ये अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, मतलब 8 अल्फा माइनस 28 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इतना आप लोग आराम से नोट कर लो, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बता रहा हूं, ओके। सो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, so from equation number 1 and 2 we can write alpha plus 8 beta is equal to minus 28, and the second one is 8 alpha minus plus beta equal to 28। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई किया, 8 अल्फा प्लस 64 बीटा इज इक्वल टू माइनस 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 64, ये 2 to 4 माइनस 2 to 4, और इस इक्वेशन से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो 8 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 28, ठीक। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा 63 बीटा इक्वल टू, ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 252। तो इस केस में बीटा की वैल्यू आ रही मेरे पास, ये हो गया मेरे पास -4। देखो बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास -4, ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पे, ये बीटा अगर मैं इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूं तो -4 यहाँ पे पुट करते हैं, देखो पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये देख लो, तो ये हो गया 8 अल्फा प्लस ये -4 इज इक्वल टू 28, तो 8 अल्फा इज इक्वल टू 32, तो अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 4। सो मेरे पास आंसर आ चुके हैं कि इसके ऑर्थोगोनल होने के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -4, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ऑप्शन अपन चेक करते हैं। सो अगर ऑप्शन आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, अल्फा इक्वल टू -4 बीटा इक्वल टू -4, ठीक है, अल्फा बीटा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन यहाँ पे सी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे 2 अल्फा लिख दिया है, ये एक्चुअली में ये बीटा को शो कर रहा है ना, ये एक्चुअली में बीटा को शो कर रहा है, ठीक है। सो अल्फा इक्वल टू 4 बीटा इक्वल टू -4, ये देख लो, यहाँ से दोनों आप आंसर देख सकते हो, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया हुआ है, और आप होप सो आपको ये समझ में आया होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप चाहते तो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल के उसे +-1 भी करते, मतलब कौन सा बोल रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे मैं आपको ये केस बोल रहा हूँ, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटरमिनेंट निकालते इज इक्वल टू +और-1 करते, तो इससे भी आंसर आपको जल्दी मिल जाता, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है, और डिटरमिनेंट निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है, आप आराम से डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स से आप निकाल सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग आप जिस भी इक्वेशन को आप यूज करो, तो आपका आंसर जो है वो जरूर आना चाहिए। और यहां से अगर आप देखेंगे तो आप वीडियो को एक बार अभी पॉज करना, या आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इसी क्वेश्चन में आप डिटरमिनेंट इक्वल टू +और-1 करना, सो आंसर वही आएगा, दैट इज 4 एंड -4, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इसको यूज करते हो, इसको यूज नहीं कर सकते, ये तो एग्जाम में एट अ टाइम वहां पे आपका सिचुएशन ऐसा होता है कि आप किसी को भी यूज कर सकते हो, जो आपको जल्दी आंसर देगा वो आपका यहाँ पे अच्छा फॉर्म रहेगा, उसमें आपका जल्दी सॉल्यूशन वहां पे आएंगे, उसके आंसर जल्दी आएंगे, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके क्लास, थैंक यू, बाय बाय।